Welcome back. We move to the very important concept when it comes to the question of final accounts, and the concept is of adjustment entries. Before we discuss it in detail, first let's understand what exactly is adjustment entries. So typically when I talk about a question of final accounts in examination, how does it look like? See, a trial balance will be given to you in the question. Yes, a trial balance will be given with the debit and credit balances, and ट्रायल बैलेंस के नीचे ऐसे एडजस्टमेंट एंट्रीज रहेगी, एंड देयर वुड बी समथिंग रिटन हियर. फर्स्ट नंबर की एडजस्टमेंट एंट्री, सेकंड नंबर की एडजस्टमेंट एंट्री, लाइक फॉर एग्जांपल दे विल बी राइटिंग एज प्रीपेड सैलरी ₹5,000 और रेंट आउटस्टैंडिंग ₹2,000 और क्लोजिंग स्टॉक ₹9,000 और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹3,000, depreciation on furniture ₹4,000 एंड सो ऑन. ऐसे कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज लिखी रहेगी. सो टिपिकल क्वेश्चन ऑन फाइनल अकाउंट्स विल बी समथिंग लाइक दिस. फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ वीपीए. एक ट्रायल बैलेंस दी रहेगी और ट्रायल बैलेंस के बाद आपको 7, 8, 10 एडजस्टमेंट एंट्रीज ऐसे दी रहेगी, राइट? सो व्हाट डू यू मीन बाय एडजस्टमेंट एंट्रीज? See what happens is, साल भर throughout the year the accountant will record the transactions, then he will post the transactions, then he will close the ledger account and prepare a chitti which is known as trial balance. Yes, और ट्रायल बैलेंस बना लिया मतलब सारी बुक्स बंद हो गई, सब हो गया. अब एकदम से ये होने के बाद, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद अब उसे याद आएगा, अरे मैंने एक एम्प्लॉय को एडवांस सैलरी दी थी जिसे हम प्रीपेड सैलरी कहते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग तो मैं भूल गया. अरे मकान मालिक को किराया देना बाकी है, उसकी एंट्री करना मैं भूल गया. अरे डेप्रीसिएशन चार्ज करना मैं भूल गया, मैंने चीजों को गलती से छोड़ दिया. व्हाट इट इज? एरर ऑफ ओमिशन. भूल गया, एरर ऑफ ओमिशन. तो बेसिकली उससे जो जो चीजें रिकॉर्ड करनी चाहिए थी उसमें से कुछ चीजें या तो वो रिकॉर्ड करना भूल गया या उसने गलत तरीके से रिकॉर्ड कर लिया है. तो व्हाट आर एडजस्टमेंट एंट्रीज? Adjustment entries are the things that need to be adjusted but have not been adjusted till date. In simple words, there are errors. Either something has been left out, so it's an error of omission, or something has been recorded wrongly, so it can be error of principal, commission, or you can say compensating error. By and large, adjustment entry का हिंदी में मतलब होता है error. गलती हो गई और अब गलती को सुधारना पड़ेगा. आई होप इट्स फाइन. कुछ चीजें छूट गई, कुछ गलत हो गई तो उसको सुधारना पड़ेगा. क्यों? हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर चुके हैं, रिकॉर्ड कर चुके हैं, पोस्ट कर चुके हैं, पोस्टिंग करके लेजर अकाउंट बंद हो चुके हैं और हम एक चिट्ठी बना चुके हैं जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस. और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमें याद आ रहा है, ओ ये छूट गया, ओ वो रह गया. Books of accounts cannot have errors. I hope you know it, right? We have done a full-fledged chapter, rectification of error. तो गलतियों को ठीक तो करना पड़ेगा. तो adjustment entries are nothing but errors, and we are supposed to pass the rectification entry of those errors in the question of examination. In real life, अगर कोई चीजें छूट गई है तो पहले हम उसको रिकॉर्ड करते हैं और फिर फ्रेश ट्रायल बैलेंस निकालते हैं. तो रियल लाइफ में सारी गलतियां ठीक करके एक फ्रेश ट्रायल बैलेंस बनता है विच इज एरर फ्री. बट एग्जामिनेशन में वो लिबर्टी हमें नहीं है. अ टिपिकल क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ अ ट्रायल बैलेंस, एंड ट्रायल बैलेंस के बाद दे विल राइट एडजस्टमेंट एंट्रीज. तो आपका अच्छे से पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय एडजस्टमेंट एंट्री. कुछ चीजें जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है, वो छूट गई है, वो गलत हो गई है.
एंड हमसे एज अ स्टूडेंट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हमने जो आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ये ट्रायल बैलेंस में कुछ ना कुछ गलती हो गई है, यस, तो वो गलती को सुधारो। तो एडजस्टमेंट्स की एंट्रीज करना मतलब रेक्टिफिकेशन करना। इज दैट ओके? कुछ टिपिकल सेट ऑफ एडजस्टमेंट एंट्रीज हमारे सिलेबस में है, तो आज की क्लास मैं पूरी तरह से डेडिकेट करूंगा आपको लॉजिक समझाने में अबाउट वेरियस एडजस्टमेंट एंट्रीज। सैडली बहुत बार ऐसा होता है दैट फैकल्टीज ये चीज़ों को रटा देते हैं कि ये यहाँ जाएगा, ये वहाँ जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। आप में से भी कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। हम ऐसा नहीं करने वाले। आज तक जितने लेक्चर हुए अकाउंट्स के और आने वाले समय में जितने लेक्चर होंगे, कभी भी एक भी शब्द मैं आपको रटने नहीं बोलूँगा। एवरीथिंग नीड्स टू बी अंडरस्टूड बिकॉज इट हेल्प्स इन लॉन्ग रन। तो जितनी एडजस्टमेंट एंट्रीज हमारे सिलेबस में है वो सब मैं अभी आपको समझा रहा हूं। इज दैट ओके? हाँ, बाद में आपको अगर उसको याद करना है ताकि आप उसे फास्ट सॉल्व कर सके तो अलग बात है कि आप उसको याद कर ले, वो अलग बात होगी। बस समझना इज द प्राइम मोस्ट थिंग दैट कैन नॉट बी निगोशिएटेड अपॉन, इट्स नॉन निगोशिएबल। इज दैट ओके? तो लेट्स स्टार्ट। आराम से एक एक करते, आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब आपके नोट्स की थियरी में प्रिंटेड है। लेट्स स्टार्ट, राइट? तो अगर आपको याद करना है, अगर आपको समझने के बाद आपको याद करना है, तो आप इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, एग्जाम में अगर क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट आया, किस चीज का? क्लोजिंग स्टॉक का, तो आपको जर्नल एंट्री के फॉर्म में याद करना है। मैं नहीं बोल रहा याद करने को, पर अगर आपको याद करना है तो आपको उसको जर्नल एंट्री के फॉर्म में याद करना है। कैसे? अगर क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट आया तो आपको याद क्या करना है? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्या याद करना है? एक डेबिट एक क्रेडिट है, जर्नल एंट्री के फॉर्म में। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। या प्रीपेड एक्सपेंस आया, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, प्रीपेड एक्सपेंस आया तो आपको याद करना है प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। या बैड डेट्स आया तो आपको याद रखना है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। मतलब ये आपकी एडजस्टमेंट का नाम है। गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, अगर ये एडजस्टमेंट आई तो आपको याद रखना है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। आर यू गेटिंग मी? यस। तो यू हैव टू रिमेंबर द एडजस्टमेंट एंट्रीज, क्योंकि हमें क्या करना है बेटा? रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है। तो जर्नल एंट्री अगर आपको याद रखना है तो वो याद भी तो डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में ही होना चाहिए। यस। अब पहला तरीका क्या है बेटा? पहला तरीका क्या है? मैं 5 मिनट में ये कंसेप्ट निपटा दूं। क्या बोल के? बेटा इतना हमारी जर्नल एंट्रीज जो है ना ये सिलेबस में है, इसको प्लीज आप याद कर लीजिए। कल तक ये याद हो जानी चाहिए एंड मैटर इज ओवर। मैं आराम से ये टॉपिक को इजीली, इसको कन्वीनियंस के साथ इसको आप पे थोप सकता हूं कि बेटा इतना याद कर लेना। चल बेटा याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक आया तो क्या याद रखना है? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। ओके बेटा? हाँ ओके सर। नेक्स्ट, इनकम रिसीवेबल आया तो क्या याद रखना है बेटा? इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इनकम। ओके बेटा? हाँ सर ओके बेटा। नीचे देख बेटा, डेप्रीसिएशन आया तो क्या याद रखना है? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ओके बेटा? ओके सर। और इसके ऊपर जैसा मैंने कहा, साइडली कुछ फैकल्टीज तो इसको याद करवा देते हैं। कैसा? डेप्रीसिएशन का एडजस्टमेंट आया, एक इफेक्ट पीएनएल, दूसरा इफेक्ट एसेट में से माइनस। प्रीपेड सैलरी आया, एक इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड, दूसरा सैलरी में से माइनस। रेंट आउटस्टैंडिंग आया, पीएनएल में रेंट में ऐड, उधर लायबिलिटी साइड। आई एम वेरी श्योर आप में से काफी लोगों ने, अगर आपकी क्लास में ये टॉपिक हो चुका है पहले, तो ये एक्सपीरियंस किया होगा। या तो हम रट लेते कि ये चीज यहां जाएगी, यहां से प्लस होंगी, वहां से माइनस होंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, या हम जर्नल एंट्री रट लेते और फैकल्टी का काम आसान हो गया। वेल दैट्स नॉट द वे वी मूव एट वीपीए, यू नो इट वेरी वेल। तो एक एक एडजस्टमेंट एंट्री के पीछे का लॉजिक क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूं। जैसा मैंने कहा, लॉजिक एक बार आपको समझ गया, आप अपने जूनियर्स को समझा सकते हो, कलीग्स को समझा सकते हो, लॉजिक आपका क्लियर हो गया, फिर बेटा आपको याद करना हो, बिल्कुल याद करो ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि याद करोगे तो एग्जाम में थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगी, पर याद तब करो जब पहले अच्छे से समझ लिया है। सो कैन वी स्टार्ट? यस। ये फिर बोल रहा हूं, ये सब आपके थियरी, मतलब आपके जो नोट्स है, वीपीए के नोट्स है, उसमें ये चार्ट ऑलरेडी बना हुआ है। तो आप लिखिए मत, आप सिर्फ सुनिए और अच्छे से इंजॉय करिए। राइट? लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन।
क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट एंट्री है स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये क्यों होती है, हम ये लॉजिक समझेंगे कि क्यों होती है। देखिए बेसिक्स में मैंने आपको सिखाया था, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद है तो। सर ये क्या कर रहे हैं, रेक्टिफिकेशन, एडजस्टमेंट्स आर नथिंग बट रेक्टिफिकेशन ओनली ना, तो रेक्टिफिकेशन का फॉर्मेट, यस, ओके लेट्स गो नाउ। चलिए अगर मैं कार खरीदता हूं तो एंट्री होती है कार अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अगर मैं गुड्स या स्टॉक खरीदता हूं तो एंट्री होनी चाहिए स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश, होनी चाहिए ना, यस। पर इतनी बार मैं साल में खरीदता हूं और इतनी बार बेचता हूं कि बार 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 करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए इफ यू रिमेंबर, इसलिए जैसे कार खरीदने की एंट्री कार टू कैश होती है, स्टॉक खरीदने की एंट्री स्टॉक टू कैश होनी चाहिए, पर मैं स्टॉक टू कैश नहीं करता हूं। अगर आपको याद हो तो मेरे कन्वीनियंस के लिए मैं कर देता हूं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। यू रिमेंबर गाइस, कम ऑन, डू यू रिमेंबर? यस। मतलब क्या हुआ, जब आप स्टॉक खरीदते हैं, स्टॉक खरीदने को आपको एसेट मानना चाहिए कि आपने स्टॉक खरीदा मतलब एसेट खरीदा। गलती से आप उसको परचेज में डेबिट करके पूरे को एक्सपेंस मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि साल भर आपको अपना कन्वीनियंस देखना है। यू रिमेंबर वही एग्जांपल, हमारे पापा साल में गुड्स कितने बार बेचते हैं? हजारों बार। पर हमारे पापा कार कितने बार बेचते हैं साल में? एक दो बार। याद आया? तो गुड्स बेचते वक्त हम हजारों बार गुड्स बेचते हैं, तो क्या हम हजारों बार प्रॉफिट बुक करेंगे? नहीं। इसलिए कन्वीनियंस के लिए अपन क्या करते हैं, आपको याद है मैंने एक वर्ड यूज किया था, हम पाप करते हैं, और पापों का प्रायश्चित ईयर एंड पे करेंगे। ईयर एंड आ गया अभी, तो लॉजिकली बेटा ध्यान से सुनिए, लॉजिकली एंट्री क्या होनी चाहिए थी? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश। क्योंकि जब मैं स्टॉक खरीदता हूं तो उसका मतलब है वो मेरा एसेट है, मेरे गोडाउन में आया एसेट है, तो होना चाहिए स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश, यस। पर कन्वीनियंस के लिए मैं उसको परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश मान लेता हूं। परचेस बेटा, परचेस मतलब मैं उसको एक्सपेंस मान लेता हूं, जबकि वो मेरा एसेट था। स्टॉक खरीदना मेरा एसेट था, पर मैं उसको एक्सपेंस मान लेता हूं, यस। अब कल की क्लास में आपको समझाया था कि एक्सपेंस वो होता है जिसका बेनिफिट खत्म हो जाए, जो चीज ही खत्म हो जाए, यस। हां या ना? हां, हां। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मैंने 100 यूनिट्स खरीदे थे, कोई भी चीज के मैंने 100 यूनिट्स खरीदे थे, कम ऑन, यस। अच्छा, उसमें से 90 मैंने बेच भी दिए, 100 यूनिट में से 90 मैंने बेच दिए, तो ईयर एंड पे मेरे पास 10 यूनिट बच गए, बच गए, बच गए, बच गए, बच गए। तो क्या हो गया? आपको इतना स्ट्रेस करके पढ़ा रहा हूं ताकि तेरी खोपड़ी में घुसे उसको, ताकि तू रटे नहीं उसको, कि जब मैं 100 यूनिट खरीदता हूं तो मेरी एंट्री होनी चाहिए थी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश। बोर्ड पे देख, करेक्ट इफेक्ट, क्या एंट्री होनी चाहिए थी? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये होना चाहिए था। पर मैं साल में इतनी बार स्टॉक खरीदता हूं, इतनी बार बेचता हूं कि मेरे कन्वीनियंस के लिए मैंने क्या कर दिया था, परचेस को डेबिट करते जाता था और सेल को क्रेडिट करते जाता था। प्रॉफिट लॉस के साइड में ईयर एंड पे एक मैजिकल एंट्री, मतलब ईयर एंड पे एक पापों का प्रायश्चित कर लेंगे, यस। तो अब आ गया ईयर एंड, करो प्रायश्चित। व्हाट डू यू मीन बाय प्रायश्चित? तो वही बता रहा हूं आपको कि 100 यूनिट हमने खरीदे थे। मान के चलो मेरा मोबाइल का बिजनेस है, तो मैंने 100 यूनिट खरीदे थे, तो मुझे 100 यूनिट को मेरा एसेट मानना चाहिए था, पर मैंने पूरे के पूरे 100 यूनिट को मेरा एक्सपेंस मान लिया। क्या मान लिया मैंने? पूरे के पूरे 100 यूनिट्स को मैंने अपना एक्सपेंस मान लिया। क्यों? कन्वीनियंस के लिए मान लिया। चलो ठीक है, अब 90 यूनिट तो बिक गए, बिक गए मतलब मेरे पास से वो 90 का स्टॉक गया, गया तो आई डोंट केयर, इट्स गॉन, गया। पर जो 10 बच गए, 10 मोबाइल बच गए, वो नहीं बिके, बच गए। अब बच गए तो डस्टबिन में थोड़ी ना डालूंगा, अगले साल बेचूंगा, बच गए। जो बच गए ईयर एंड पे, उसे कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्या कहते हैं? क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, यस, यस। और जो बच गए वो मेरा एक्सपेंस है कि एसेट है? पिछले 2 क्लास से आपको भर भर के लॉजिक समझा रहा हूं। जो मेरे पास जो खत्म हो गया, जो खत्म हो गया वो एक्सपेंस है।
जो बच गया वो तो एसेट है। तो मैंने 100 यूनिट मोबाइल के खरीदे थे, यस, 100 यूनिट मोबाइल में से 10 यूनिट बच गए, पर मैंने पूरे 100 के 100 को एक्सपेंस मान लिया था खरीदते वक्त। पूरे 100 के 100 को मैंने एक्सपेंस मान लिया था खरीदते वक्त, जबकि 10 जो बच गए वो तो एसेट होने चाहिए, यस। तो ईयर एंड पे मैं पापों का प्रायश्चित करूंगा, एक मैजिकल एंट्री पास करूंगा। कौन सी? वही होना चाहिए था स्टॉक टू कैश, हो गया परचेस टू कैश। ये देखो, तो रेक्टिफिकेशन विल बी स्टॉक टू परचेस। और परचेस अकाउंट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, कल समझाया था, ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंस गोज टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो परचेस ऑलरेडी ट्रेडिंग में चले गया है, तो परचेस की जगह मैं वर्ड यूज करता हूं ट्रेडिंग अकाउंट। कितने यूनिट? वो 10 यूनिट जो ईयर एंड पे बच गए, उसी को कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। इसलिए मेरी एंट्री बनी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। ये लॉजिक है। अब किसके पास इतना पेशेंस है लाइफ में? ना फैकल्टी के पास है, ना स्टूडेंट के पास है। ओ काय को दिमाग खराब कर रहा, काय को चिक चिक चाहिए, हम एंट्री रट लेते हैं ना स्टॉक टू ट्रेडिंग। कितना फास्ट हो गया ये देखो, पगले समान 16 मिनट से आप बड़बड़ कर रहे हैं, 16 मिनट से आप बड़बड़ कर रहे हैं। अरे 16 सेकंड में हम निपटाते सर स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। देखो जम गया। अरे कौन सा वो चेकर हमारा वाइवा लेने आने वाला है कि बता ये एंट्री का लॉजिक तेरे को आता है कि नहीं? सर जो स्टूडेंट ने रटा उसने भी स्टॉक टू ट्रेडिंग लिखा, मैंने समझ के क्या कर लिया, मैंने भी तो स्टॉक टू ट्रेडिंग ही लिखा। मैं अपनी जिंदगी का समय काय को वेस्ट करूं, क्योंकि आगे बहुत मजा आएंगी। जो स्टूडेंट रटा रहेगा ना, आपको समझेगा कि उसका क्या होता है आगे। 16-17 मिनट से आपको एक लॉजिक, सिर्फ एक लॉजिक क्यों समझा रहा हूं इतने साल पढ़ाने के बाद? क्यों? रटाने को तो मैं भी बोल सकता था चार्ट रट, क्योंकि बहुत काम आता है। आई होप इट्स फाइन। अब याद करना तू स्टॉक टू ट्रेडिंग। पर प्रॉब्लम ये है कि किसी ने भी तुझसे पूछा कि बता स्टॉक टू ट्रेडिंग एंट्री बनी कहां से आई। यू शुड नो कि ये कहां से आई, इसलिए इतने लॉजिक्स हो। आई होप इट्स फाइन। तो बेटा स्टॉक खरीदते वक्त एसेट की एंट्री होनी चाहिए थी स्टॉक टू कैश। कन्वीनियंस के लिए हमने परचेस टू कैश मान लिया, मतलब एसेट की जगह हमने एक्सपेंस मान लिया। चलो ठीक है, अगर पूरे 100 के 100 बिक जाते ना तो प्रॉब्लम ही नहीं था, पर 100 में से 10 बच गए। जो ईयर एंड पे बच गए उसे क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। बच गए मतलब एसेट है। जो खत्म हो गए वो एक्सपेंस है नॉमिनल अकाउंट पर, जो बच गए वो तो एसेट है ना, वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड होने चाहिए। तो मैंने पूरे के पूरे को 100 को एक्सपेंस मान लिया था। ईयर एंड पे 10 बच गए, तो कम से कम ईयर एंड पे पापों का प्रायश्चित करके 10 को तो एसेट मानना पड़ेगा। तो होना चाहिए था स्टॉक टू कैश, हो गया परचेस टू कैश। रेक्टिफिकेशन विल बी स्टॉक टू परचेस। पर परचेस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, वो ट्रेडिंग में जाता है, इसलिए यहां भी हम परचेस को काट के ट्रेडिंग लिख देते हैं। ऐसे जाके मेरी एंट्री बनी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। आई होप इट्स फाइन। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये हुई आपकी पहली एंट्री का लॉजिक। कोई प्रॉब्लम? श्योर, समझ में आया? नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज क्वाइट सिंपल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, हम बेसिक्स में बहुत पास कर चुके। सैलरी पेएबल टू राम, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू राम, और बहुत सारे नौकर हो तो सैलरी आउटस्टैंडिंग, वही एंट्री है। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। आई होप यू रिमेंबर दिस, ये तो हमने बेसिक्स में किया था ना बेटा। सैलरी पे कर दी तो क्या एंट्री होती है बेटा? एक सेकेंड, ये छूट गया है, छूट गया। सैलरी हम पे करें तो एंट्री क्या होती है? सैलरी टू कैश। और पे नहीं कर पाए तो कैश काट के पार्टी का नाम लिखते हैं। एक नौकर है तो उसका नाम लिखते हैं, बहुत सारे नौकर है तो हम उनको कॉमन नाम देते हैं, सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। किया है ना ये बेसिक्स में? यस, वही तो एंट्री है। सैलरी मतलब एक्सपेंस, और एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। देख वही एंट्री। फाइन, यस। चलो नेक्स्ट, इनकम रिसीवेबल, वापस किया हमने बेसिक्स में। रेंट रिसीव्ड है, अगर हम मकान मालिक है, रेंट रिसीव्ड है तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। पर रेंट अभी तक मिला नहीं है तो कैश काट के
टेनेंट का नाम, किराएदार का नाम, और ऐसे बहुत सारे टेनेंट है तो बहुत सारे टेनेंट को हम एक कॉमन नाम दे देते हैं, रेंट रिसीवेबल। जैसे वो सैलरी आउटस्टैंडिंग, वैसे रेंट रिसीवेबल, वही एंट्री। इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, फाइन। नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंस। अब यहां ध्यान दीजिए, बेटा मैं अगर अपने वहां जो काम कर रहा है बंदा, उसको मैं एडवांस में सैलरी दूं तो एंट्री क्या होती है? कैश इज गोइंग आउट। पर अभी तक उसने मेरे वहां काम किया है क्या? नहीं। मैंने अभी तक उससे सर्विस खरीदी क्या? नहीं। मैं उसको अगले साल की पगार दे रहा हूं। इस साल की पगार दूं तो सैलरी टू कैश, अगले साल की पगार दूं तो मेरी उस पर उधारी चढ़ गई है, तो एंट्री होनी चाहिए प्रीपेड सैलरी टू कैश। ये मेरी एंट्री होनी चाहिए क्योंकि मैंने आज उसको पैसे दे दिए, पर अभी तक मैंने उससे सर्विस नहीं खरीदी। मैंने सर्विस नहीं खरीदी तो मेरा खर्चा हुआ है क्या? नहीं। मेरी उस पर उधारी चढ़ गई, नौकर पे उधारी चढ़ गई। ऐसे बहुत सारे लोगों को एडवांस दिया तो बहुत सारे नौकरों को मैं कॉमन नाम दे देता हूं प्रीपेड सैलरी। ये एंट्री होनी चाहिए। यस, गलती से मैंने एंट्री पास कर दी सैलरी टू कैश, तो रेक्टिफिकेशन विल बी प्रीपेड सैलरी टू सैलरी। यस, वही एंट्री है, देखो, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, प्रीपेड सैलरी टू सैलरी, प्रीपेड रेंट टू रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। नेक्स्ट, एडवांस इनकम। एडवांस इनकम दोस्तों, मान के चलो कि आपने आगे के लेवल्स के पैसे मेरे को अभी दे दिए, आपके पास पैसे आ गए, आपने दे दिए, तो मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस फीस होनी चाहिए। वाई एडवांस फीस? क्योंकि आपने अगले साल के पैसे मेरे को इस साल दिए। इस साल के पैसे आपने मेरे को दिए तो उसे मैं इनकम बोलूंगा, पर आपने अगले साल के पैसे मेरे को दिए तो इट्स एडवांस इनकम फॉर मी। ये एंट्री होनी चाहिए, पर गलती से मैंने एंट्री पास कर दी कैश टू फीस, तो रेक्टिफिकेशन विल बी फीस अकाउंट डेबिट टू एडवांस फीस। यस, वही एंट्री है, देखो, इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम। यहां जनरल है ना, क्योंकि फीस नहीं लिख सकते, कोई भी नाम हो सकता है, इसलिए जनरल इनकम टू एडवांस इनकम। नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन। पूरा चैप्टर ही हो गया हमारा। व्हाट इज द एंट्री फॉर डेप्रीसिएशन? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। यस। नेक्स्ट, बैड डेट्स, जिनसे पैसे लेने थे पैसे डूब गए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वो हुआ था हमारा, बैड डेट्स, पैसे डूब गए, लॉस, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, लॉस का नाम है बैड डेट्स, और जिनसे पैसे मिलने वाले थे वो देंगे नहीं। अगर उनसे पैसे मिल जाते तो क्या एंट्री होती? सोच के देखो, अगर डेटर से पैसे मिल जाते तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। यस, नहीं मिले तो कैश नहीं मिला, नुकसान हो गया, लॉस, और लॉस ही का नाम है बैड डेट्स। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। फाइन। यस। अच्छा, नेक्स्ट वाला जो है ना, नेक्स्ट वाले तीन ये देख लो, प्रोविजन प्रोविजन प्रोविजन। कैन यू सी दिस? प्रोविजन, इसके लिए मेरे को एक प्रॉपर अलग से 1 घंटे की क्लास लगेगी समझाने के लिए। आप सोचो किस लेवल पे पढ़ाई हो रही, नहीं तो रट लो 2 मिनट में, इजी हो जाएगा। प्रोविजन इज प्रूडेंस प्रिंसिपल, इसके लिए मैं एक अलग क्लास लूंगा, तो फिलहाल ये तीन अभी नहीं समझा रहा हूं। इज दैट ओके? फिलहाल ये नहीं समझा रहा हूं, तो फिलहाल के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि 1-2 दिन, जब तक सही समय आने पे मैं ना समझाऊं, तब तक सिर्फ इसको रेफर कर लेना अगर क्वेश्चन में आया तो, पर क्वेश्चन में आने से पहले ही मैं समझा दूंगा। इज दैट ओके? नेक्स्ट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपको कल समझाया था। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्चा जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा चलेगा, पर उससे एसेट एक्वायर नहीं होता, राइट? तो होता क्या है, देखो एक लॉजिक बताता हूं आपको।
ये मेरा P&L अकाउंट है, ये मेरी बैलेंस शीट है। यस, पहले एक बिल्डिंग का एग्जांपल लेते हैं। बिल्डिंग रियल अकाउंट है। यस, 10 लाख की बिल्डिंग है। अब डेप्रीसिएशन चैप्टर में क्या देखा था, हर साल इसकी वैल्यू कम होती है क्योंकि हम उसको यूज कर रहे हैं। तो एंट्री क्या होगी, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट। डेप्रीसिएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट, तो ये P&L में जाता है। देखो, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट 1 लाख टू एसेट, एसेट की वैल्यू कम हो गई। हाँ या ना, हाँ या ना, मतलब हर साल अगर मैं एसेट यूज कर रहा हूं तो एसेट खत्म हो रहा है, तो जितना एसेट खत्म हो रहा है वो नॉमिनल अकाउंट है, P&L में जाएगा। तो इस साल 1 लाख का एसेट खत्म हो गया। यस, वैसे ही अगर मैंने एडवर्टीजमेंट की है 5 लाख रुपए की, वो फिल्म स्टार को बुला के आपको एग्जांपल दिया था, 5 लाख की एडवर्टीजमेंट की है, इसका बेनिफिट भी अगर मुझे 5 साल मिलने वाला है, यस, तो 1 साल होने पे 1 लाख का बेनिफिट खत्म हो गया, तो यहां से माइनस और यहां हम लिखेंगे। इसको डेप्रीसिएशन नहीं बोल सकते क्योंकि डेप्रीसिएशन इज ऑन फिक्स्ड एसेट, पर देख लो कंसेप्ट एग्जैक्टली सेम नहीं। इस साल 1 लाख की बिल्डिंग यूज हो गई, जो यूज हो गया वो खत्म हो गया, तो उसको P&L में डालो। वैसे 1 लाख की एडवर्टीजमेंट यूज हो गई, उसको P&L में डालो। एंट्री क्या होगी, P&L अकाउंट डेबिट, बोर्ड पे देखो, P&L अकाउंट डेबिट और ये एडवर्टीजमेंट में क्रेडिट। यस, वही एंट्री है, P&L अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट। मैचिंग प्रिंसिपल, हर साल 1-1 लाख का फायदा होते जा रहा है और 1-1 लाख की एड खत्म होते जा रही है। Just exactly the concept of depreciation. The only difference is depreciation word तब यूज हो सकता है जब एसेट हो। बोर्ड पे देखो वापस, मैंने बिल्डिंग खरीदी बेटा, बिल्डिंग खरीदी इज अ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कहाँ जाता है, बैलेंस शीट, एसेट साइड, बताया था। पिछली 2 क्लासेस आपको अच्छे से आनी चाहिए ये क्लास समझने के लिए। अब हर साल डेप्रीसिएशन चैप्टर में देखा कि हर साल एसेट यूज होता है। यस, तो एंट्री क्या होगी, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, नॉमिनल, नॉमिनल P&L में गया, टू एसेट, एसेट की वैल्यू कम हो गई, मतलब 1 लाख का एसेट यूज हो गया, जो यूज हो गया वो खर्चा है तो P&L में गया और उधर एसेट की वैल्यू 1 लाख से कम हो गई। हाँ, वैसे ही बेटा अगर मैं फिल्म स्टार को बुला के 5 करोड़ की ऐड करता हूँ, ये 5 करोड़ का फायदा मुझे 5 साल मिलने वाला है। यस, तो पहले साल कितने की ऐड यूज हुई, पैसे दे दिए, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, मैं खर्चे की बात कर रहा हूँ। पहले साल 1 लाख, क्योंकि हर साल हम मान रहे 5 करोड़ का फायदा 5 साल होने वाला है, तो हर साल 1-1 करोड़ रुपए यूज होते जाएंगे ना, हाँ या ना, तो 1 करोड़ यहां से माइनस और 1 करोड़ यहां लिखूंगा। सेम नहीं हुआ, एसेट की वैल्यू कम हो रही और उसको हम लॉस मान रहे हैं। वैसे हमने जो एडवर्टीजमेंट किया था वो वैल्यू यूज होते जा रही है और उसको हम एक्सपेंस मान रहे हैं। ओनली डिफरेंस है वहां एंट्री थी डेप्रीसिएशन टू एसेट, यहां एंट्री है P&L अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। दैट्स इट, लॉजिक इज सेम, मैचिंग प्रिंसिपल टू अराइव एट करेक्ट नेट प्रॉफिट। deferred revenue expenditure. Next, capital expenditure taken as a revenue expenditure. एक मिनट, कैपिटल एग्जाम्पल के थ्रू समझते, कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक एग्जाम्पल सोचो। कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया था ना बेटा, कल का फ्लो चार्ट याद करो। कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया था, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन। तो लैंड खरीदी तो एंट्री होनी चाहिए थी लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश। कैपिटल एक्सपेंडिचर, गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ले लिया, कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नाम लो, सपोज सैलरी, गलती से इसको सैलरी टू कैश मान लिया। रेक्टिफिकेशन क्या होगा, लैंड अकाउंट डेबिट टू सैलरी। यस, वही तो है, लैंड टू सैलरी, देख लो, लैंड एसेट टू सैलरी एक्सपेंस। यस, नेक्स्ट वन उल्टा है, गलती से सैलरी को लैंड मान लिया, तो रेक्टिफिकेशन विल बी सैलरी टू लैंड। नेक्स्ट, उधारी पे एसेट खरीदा, अब तक रिकॉर्ड नहीं किया, आई थिंक ये तो बेसिक का सबको आता है। एसेट कैश में खरीदा तो एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश, उधारी में खरीदा तो एसेट अकाउंट डेबिट टू पार्टी। फाइन। नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड इज डिसऑनर्ड, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हमको किसी से बिल मिला, वो हमने बैंक से डिस्काउंट करवाया, तो बिल किसके पास है, बैंक के पास। मैच्योरिटी पे बैंक उससे मांगने जाएगा, उसने नहीं दिया तो बैंक हमसे मांगेगा और हम वो पार्टी से मांगेंगे, तो एंट्री क्या होगी, पार्टी या डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। देख लो वही एंट्री, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैन यू सी दैट, बेसिक बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यस, नेक्स्ट,
गुड्स विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब ये क्यों होता है, लेट्स सी। सपोज अभी आगे मैं ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाएंगे वो भी मैं सिखाने वाला हूं। फाइन। ना, एक बात बताओ, मैंने मान के चलिए 100 मोबाइल खरीदे, रुपए की बात नहीं कर रहा, यूनिट्स। 100 मोबाइल मैंने खरीदे, क्यों? मेरा धंधा है मोबाइल बेचने का, तो मैंने 100 मोबाइल खरीदे कि मैं 100 मोबाइल बेचूंगा। यस। अब यहां सेल्स आएगा। बेटा कल की और परसों की क्लास आपको अच्छे से आनी चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम आती है। परचेस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, सेल्स इज अ डायरेक्ट इनकम। अब यहां मैं 100 यूनिट बेचूंगा, देखो बेचूंगा या बच जाएंगे, फिलहाल अपन इसी एग्जांपल ले रहे हैं, बेचूंगा। तो देखो कैसा हो रहा, 100 यूनिट का खर्चा, 100 यूनिट की इनकम। कल सिखाया था ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट इज बेस्ड ऑन मैचिंग प्रिंसिपल एंड बैलेंस शीट इज बेस्ड ऑन गोइंग कंसर्न। मैचिंग प्रिंसिपल, ट्रेडिंग पीएनएल इज बेस्ड ऑन मैचिंग प्रिंसिपल। यू हैव टू मैच योर इनकम विथ योर एक्सपेंस। हिंदी में बोले तो ये इनकम कमाने के लिए जो खर्चे हुए यहां लिखो, मैच द इनकम विथ योर करस्पॉन्डिंग एक्सपेंस। तो अब देखो वैल्यू को साइड में रखो, एटलीस्ट ये तो समझ रहा 100 यूनिट का परचेज है तो इधर 100 यूनिट का सेल है, मैच हो रहा, हाँ या ना? यस। पर 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 मैं आपसे एक ही क्वेश्चन पूछता हूं, आपने 100 मोबाइल अपने बिजनेस के लिए खरीदे, आपने 100 मोबाइल आपके बिजनेस के लिए खरीदे, एक मोबाइल आप अपने घर में ले गए खुद के यूज के लिए, घर में लेके गए खुद के यूज के लिए। यस। बिजनेस में जब ओनर पैसा लाता है तो उसे कैपिटल कहते हैं, हम सबको पता है। और बिजनेस से जब ओनर पैसे लेके जाता है या कुछ भी लेके जाता है तो उसे ड्रॉइंग कहते हैं। चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स में सिखाया था, पैसा आते वक्त कैपिटल, ले जाते वक्त ड्रॉइंग। यस, दोनों नाम मालिक के ही है, आते वक्त कैपिटल, ले जाते वक्त ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग इज अ कॉन्ट्रा अकाउंट ऑफ कैपिटल, बराबर। अब बिजनेस से अगर वो मोबाइल लेके गया तो उसे ड्रॉइंग मानेंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बिजनेस में पैसे लाए तो कैपिटल, कोई भी वस्तु भी लाए तो कैपिटल। विपुल वोरा वीपीए में कुछ भी लाए तो कैपिटल, और विपुल वोरा वीपीए से कुछ भी लेके जाए तो ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट हो गया, ये तो पक्का है। हम परचेस को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एंट्री क्या है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस। तो ड्रॉइंग तो समझ में आया कि धंधे से मालिक कुछ भी लेके जाए तो ड्रॉइंग, पर परचेस क्यों? क्योंकि अब मुझे एक बात बताओ, 100 यूनिट खरीदे थे बेटा, हाँ या ना? 100 यूनिट खरीदे थे, हाँ। एक तू घर में ले गया, हाँ। तो अब बहुत हो गया, तो धंधे में कितने मोबाइल बेच पाएगा तू? अति हो गई तो सर 99, क्योंकि 100 में से एक तो मैं अपने घर ले गया, तो बेच बेच के कितने मोबाइल बेच पाऊंगा मैं? 99। यहां 99 सेल है और यहां 100 परचेस है, ये मैच हो रहा है क्या? हो रहा है क्या? नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट और परचेज अकाउंट में क्रेडिट। डेबिट है परचेज, डेबिट में क्रेडिट किया तो माइनस। अब क्या होगा, 100 माइनस 1 99, और इधर भी 99। मैचिंग प्रिंसिपल। इसको हिंदी में बोलूं तो मेरे जो बेचेबल मोबाइल थे, बेचेबल, मैंने 100 मोबाइल खरीदे तो बेचेबल 100 थे, और 100 में से मैं एक घर ले गया, तो अब मेरे बेचेबल, सेलेबल, बेचेबल मोबाइल कितने हैं? 99। यहां मैं मैक्सिमम बेच कितने पाऊंगा? 99। तो यहां भी कितने होने चाहिए? 99, पर यहां है कितने? 100। इसलिए ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस। तो सर आपने परचेस को कम कर दिया क्या? ऑब्वियसली यस, हमारे बिजनेस का खर्चा कम हो गया क्योंकि वो एक यूनिट तो ओनर लेके गए। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू। नेक्स्ट, हमने फ्री में मोबाइल बांट दिया एडवर्टीजमेंट के लिए, फिर वही लॉजिक, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, और वही भाई तू घर ले जा या फुकट में बांट दे, बेचेबल मोबाइल तो कम हो गए ना, तो वही लॉजिक, परचेस क्रेडिट। यस।
नेक्स्ट, ऑल ऑफ यू, सेल, ये इस पे दो एंट्रियां, दो एंट्री उसी पे। सेल इंक्लूड्स अप्रूवल सेल। अब ये क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन, ये क्या होता है। कभी भी अगर आप अपने मम्मी के साथ, भाभी के साथ, कभी भी अगर आप शॉपिंग करने गए, अगर गए, यस, टिपिकल एग्जांपल लूँ तो एक साड़ी की अगर शोरूम में आप गए, ठीक है, अब साड़ी के शोरूम में गए ना, तो उसको ये समझ जाता है कि मम्मी को, भाभी को चार पांच साड़ियाँ पसंद आई, बराबर। और एकदम टिपिकल डायलॉग अपनी मम्मी का भी क्या रहता है, अरे मैं इतने पैसे कैरी नहीं कर रही, क्योंकि पांच साड़ी अगर बोली, लगभग 40,000 रुपए की साड़ियाँ होगी। अब मम्मी क्या बोलते हैं, अरे मैं इतने पैसे कैरी नहीं कर रही। अच्छा, ये 2 मिनट के लिए भूल जाइए कि क्रेडिट कार्ड वगैरह है, कैश का ही जमाना है, मान के चलो। तो एक कॉमन डायलॉग आप सुनेंगे, एकदम कॉमन डायलॉग है इंडिया में, दुकानदार क्या बोलेगा, भाभी आपसे पैसे किसने मांगे, घर की दुकान है। अच्छा, मेरे को ये कभी नहीं समझा कि ये इसका मतलब क्या होता है, घर की दुकान है। पर दुकानदार ये हमेशा डायलॉग मारता है, घर की दुकान है, ले जाओ ना, पांचों साड़ी ले जाओ, पसंद आए तो रखना, नहीं तो वापस कर देना। अकाउंट सीखना है तो रियल लाइफ से सीखो। हैव वी हर्ड दिस इन अवर लाइफ और नॉट? ले जाओ, पसंद आए तो रखना, नहीं तो वापस कर देना। इंग्लिश में इसे कहते हैं सेल ऑन अप्रूवल। अप्रूवल, पसंद आए तो रखना, नहीं तो वापस ले जाना। अब मुझे एक बात बताओ, सेल हुआ है क्या? नहीं, आप ये नहीं बोल सकते सेल हुआ। वो कस्टमर घर पे 5 साड़ी ले गया, हाँ, उसने साड़ी रख ली, पैसे भिजवा दिए, या 2-3 दिन हो गए, जितना टाइम हमने अलाउ किया था तब तक उसे, तब हम उसको सेल मान सकते हैं। आज तो हम उसको बोल रहे घर ले जा, पसंद आए तो रखना, नहीं तो वापस कर देना। इसको सेल मान सकते हैं क्या? नहीं, हम गलती से सेल मान लेते हैं। गलती से हम एंट्री कर देते हैं डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ऑब्वियसली कौन सी वैल्यू? सेल वैल्यू। जबकि ये गलत किया हमने। करेक्ट इफेक्ट तो नो एंट्री होनी चाहिए थी, क्योंकि अभी तक माल बिका ही नहीं, अभी तो हमने उसको बोला ले जा, पसंद आए तो रखना। रेक्टिफिकेशन क्या होगा? सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर, सेल वैल्यू, यही तो एंट्री है, सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर। देखो, सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर, सेल वैल्यू। कम ऑन, यस, समझा? सर ये दूसरा कहां से आया? ये तो वही एंट्री है जो सबसे पहले देखी थी हमने, स्टॉक टू ट्रेडिंग। सर ये क्लोजिंग स्टॉक यहां कैसे आया, बताता हूं। सेल अकाउंट डेबिट टू डेटा, समझ गया? यस बेटा, जब अपन ने उसको माल बेचा तो नो एंट्री होनी चाहिए थी, क्योंकि अभी तक बिका ही नहीं है। अभी उसको बोला है घर ले जा, पसंद आए तो रखना, तो लॉजिकली देयर शुड बी नो एंट्री। गलती से हमने डेटा टू सेल एंट्री पास कर दी, तो रेक्टिफिकेशन विल बी सेल टू डेटा, सेल वैल्यू। ये समझा? हाँ, ये हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, उसके अब ईयर एंड हो गया, उसके घर पे जो सामान पड़ा है वो उसका है क्या? नहीं, उसने तो अभी तक खरीदा ही नहीं है। तो सामान का लीगल ओनर कौन है? दुकानदार, हाँ या ना? तो दुकानदार के गोडाउन में जो स्टॉक पड़ा है 10 लाख का, वो तो मेरा ही स्टॉक है। मैं दुकानदार हूं, मेरी दुकान में गोडाउन में जो स्टॉक पड़ा है 10 लाख का, वो तो मेरा ही स्टॉक है। और कस्टमर के वहां जो 50,000 की साड़ी पड़ी है, वो भी तो मेरा ही स्टॉक है ना, हाँ या ना? तो मेरे क्लोजिंग स्टॉक में ऐड होगा कि नहीं? मेरे गोडाउन में जो स्टॉक है वो भी मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। और कस्टमर के वहां अप्रूवल पे वो 5 साड़ी 40,000 50,000 की पड़ी है, अभी तक कस्टमर ने अप्रूव नहीं किया, तो उसके घर में जो साड़ी पड़ी है वो भी तो मेरी है। तो मेरे क्लोजिंग स्टॉक में ऐड होगा कि नहीं होगा? होगा। इसलिए दूसरी एंट्री स्टॉक टू ट्रेडिंग। पर ब्रैकेट में क्या लिखा है? कॉस्ट। यहां क्या लिखा था? सेल वैल्यू। सेल रिवर्स किससे होगा? सेल वैल्यू। पर क्लोजिंग स्टॉक में ऐड क्या होगा? कॉस्ट। क्यों कॉस्ट? अगला चैप्टर जो हम करेंगे इन्वेंटरी वैल्यूएशन, उसमें AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बोलता है कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक हमारे कॉस्ट पे रहना चाहिए। वो लॉजिक अगले चैप्टर में समझेगा। तो सेल ऑन अप्रूवल पे दो एंट्री होती है, सेल को रिवर्स करो सेल वैल्यू से, और क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर दो हमारा कॉस्ट। फाइन।
Next one is again very, very crucial. Guys, the next one happens to be very, very important. That is abnormal loss. Loss by fire. That too if it is insured and if it is not insured. A very crucial one. When I'll explain you another 10 minutes. First I'll explain you how to make trading and P&L account. Then I'll tell you this logic. Next. Parties account included in debtor and creditor. Very simple. दोस्तों ये देखो, ये मेरी बैलेंस शीट है. यहाँ मेरे डेटर है जिनसे मुझे पैसे वसूलने, यहाँ मेरे क्रेडिटर है जिन्हें मुझे पैसे देने हैं. अब किसी रीज़न से क्रेडिटर 15 लाख के, डेटर 25 लाख के. अब ये क्रेडिटर में एक बंदा है मिस्टर ए जिससे मुझे 2 लाख पे करने, और डेटर में भी वही मिस्टर ए है जिससे मुझे 3 लाख वसूलने. राइट, कुल मिला के मुझे 25 लाख रुपए वसूलने हैं. उसमें मिस्टर ए से मुझे 3 लाख वसूलने, और इधर क्रेडिटर्स में कुल मिला के मुझे लोगों को 15 लाख देने, उसमें मिस्टर ए को 2 लाख देने. सर कैसे हुआ? ए से मैंने सामान खरीदा होगा तो उसको 2 लाख देने, और ए को मैंने सामान बेचा होगा तो मुझे उससे 3 लाख वसूलने. यस. अब पैसे पैसे खेलेंगे क्या? पैसे पैसे खेलेंगे क्या कि हम पहले ए से 3 लाख वसूलेंगे फिर 2 लाख देंगे? नहीं. नेट हम ए से कितने वसूलेंगे आप बताओ. सर उससे 3 वसूलने और उसको 2 देने, तो नेट हम 1 लाख वसूल लेंगे. जब वसूलेंगे तब की तब बात है, पर कम से कम हम 2 लाख कैंसिल तो कर सकते हैं ना. 2 लाख कैंसिल तो कर सकते हैं. तो यहां से भी हम 2 माइनस करेंगे और यहां से भी हम 2 माइनस करेंगे ताकि यहां से ए हट जाए और यहाँ पे ए का सिर्फ 1 लाख रुपए रहे जो हम नेट उससे वसूलने वाले हैं. यस. जब वसूलेंगे तब ये 1 लाख की एंट्री पास करेंगे, पर नेट 1 लाख पे तो दिखाना पड़ेगा ना कि इधर 3 और इधर 2 दिखाऊं. नहीं सर, 2 लाख कैंसिल करो. कैंसिल करने की एंट्री क्या है? क्रेडिटर को कम करना है तो क्रेडिटर डेबिट, डेटर को कम करना है तो डेटर क्रेडिट. इसलिए वो एंट्री हुई क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर. मतलब आपस में जितना लेना है और देना है एटलीस्ट वो तो कैंसिल करो. ये कैंसिल करने की एंट्री. फिर जो नेट पैसा बच गया उसकी एंट्री तो अलग होंगी, पर ये कैंसलेशन की एंट्री. गॉट इट? नेक्स्ट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. बिजनेस अलग इंसान है, ओनर अलग इंसान है. मुझे एक बात बताओ, आप किसी को अगर इंटरेस्ट दोगे तो क्या एंट्री पास करोगे? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश. कम ऑन. यस. और आप किसी से इंटरेस्ट लोगे तो क्या एंट्री पास करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट. गाइस यस और नो? यस. पर बिजनेस ओनर को कभी पैसे देता है क्या? नहीं. उसके अकाउंट को बढ़ा देता है क्योंकि पूरा बिजनेस ही तो ओनर का है. उसको अलग से पैसे कहाँ देंगे हम? तो कैश की जगह पार्टी का नाम, ओनर का नाम क्या है? कैपिटल. और वहीं ड्राइंग पे हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो ओनर का नाम क्या है? ड्राइंग. ऐसे जाके एंट्री बनी. इंटरेस्ट टू कैश की जगह कैश काट के पार्टी, इंटरेस्ट टू पार्टी. और कैश टू इंटरेस्ट की जगह कैश काट के पार्टी, पार्टी टू इंटरेस्ट. लेते वक्त कैपिटल, पैसा आते वक्त कैपिटल, तो उस पर इंटरेस्ट में कैपिटल. वो पैसे लेके गया तो ड्राइंग, तो उसके इंटरेस्ट के वक्त भी ड्राइंग. ऐसे ये एंट्री बनी इंटरेस्ट टू कैपिटल एंड ड्राइंग टू इंटरेस्ट. क्योंकि बिजनेस वीपीए विपुल को कभी कैश नहीं देगा. वीपीए अगर विपुल को इंटरेस्ट देना चाहता है तो इंटरेस्ट टू विपुल कैपिटल कर देगा. मुझे जब पैसे निकालने हैं मैं विड्रॉ करके ले जाऊंगा. आप समझिए बात को. वीपीए अगर बैंक को इंटरेस्ट पे करना है, वीपीए को किसी आउटसाइडर को इंटरेस्ट पे करना है तो इंटरेस्ट टू कैश समझ में आता है. पर वीपीए अपने मालिक विपुल वोरा को अगर इंटरेस्ट पे करेगा तो इंटरेस्ट टू कैश कभी नहीं होगा. क्योंकि बिजनेस मालिक को कभी कैश अलग से नहीं देता. जब मालिक को चाहिए खुद निकाल के ले जाता है बाय वे ऑफ ड्रॉइंग. उसके अकाउंट को बढ़ा देते हैं. याद है बीआरएस का चैप्टर? बैंक मैनेजर हमारे घर आके पैसे वसूलता है? नहीं, हमारे अकाउंट को कम ज्यादा कर देता है. वैसे ही बिजनेस ओनर को कभी कैश नहीं देता, उसका अकाउंट बढ़ा देता है. इसलिए इंटरेस्ट टू कैपिटल और उल्टा ड्रॉइंग टू इंटरेस्ट. फाइन. तो अगर हम ये एडजस्टमेंट एंट्री देखते हैं, बेटा मेरे को एक बात बताओ, कितना टाइम लगा? 45 मिनट्स. देखा जाए तो 45 मिनट्स बहुत ज़्यादा है, पर देखा जाए तो इतने ज़्यादा भी नहीं है कि हमें लॉजिक समझने के लिए ऐसा लगे कि टाइम वेस्ट हो रहा है. एटलीस्ट इसके बाद आप में और जो स्टूडेंट ने रटा है, दोनों में फ़र्क क्या है? उसने सिर्फ रटा है. आपको भी याद करना हो करो. मैं तो बोल रहा हूँ याद करो, एग्जाम में फास्ट होगा, पर एग्जाम में फास्ट करने के लिए याद करो, पर लॉजिक तो समझना जरूरी. अच्छा, पूरे इसमें हमने क्या छोड़ा वो मैं आपको बता देता हूँ. सारी एंट्रीज आपको समझा दी मैंने.
आई हैव एक्सप्लेन यू ऑल द एंट्रीज, राइट? सिर्फ एबनॉर्मल लॉस छोड़ा है, जो मैं आज ही सिखा दूंगा आपको, एबनॉर्मल लॉस ये आज सिखा दूंगा। और ये प्रोविजन के 3 एंट्री छोड़ी है मैंने, विच इज ऑन प्रूडेंस प्रिंसिपल, इसके लिए मैं एक अलग से क्लास लूंगा। बाकी हर एक एंट्री का लॉजिक आज की क्लास में आपको समझा दिया गया। फाइन। हाँ, अब आप चाहें ना तो एग्जाम में फास्ट सॉल्व करने के लिए, अब इतनी एंट्री आप एग्जाम में सोचोगे कहां, तो फास्ट सॉल्व करने के लिए अगर आपको लगता है ठीक, तो आप इसको याद कर लो कि किसी ने पूछा क्लोजिंग स्टॉक, फटाक से तेरे दिमाग में आना चाहिए स्टॉक टू ट्रेडिंग, प्रीपेड सैलरी टू सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग आना चाहिए। फाइन। तो ये लॉजिक हुआ कि व्हाट आर एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड हाउ डू वी गो अबाउट इट। अब हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना, हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन। तो पहले मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, उसको आप देख लो कि कैसे सॉल्व करना है, और उसके बाद मैं आपको स्टेप्स भी लिखवा दूंगा। इज दैट ओके? यस, चलिए। क्वेश्चन नंबर 1, the following is the trial balance of Hari Chand as on 31st March 2018। ठीक है, एक ट्रायल बैलेंस है, कैश, बैंक, लैंड एंड बिल्डिंग, परचेसेस एंड सेल, तो परचेस डेबिट साइड, सेल क्रेडिट साइड, इन्वेस्टमेंट, कंप्यूटर्स, रिटर्न, रिटर्न मतलब सेल रिटर्न, परचेस रिटर्न, डेबिट मतलब सेल रिटर्न, क्रेडिट मतलब परचेस रिटर्न, कमीशन भी डेबिट क्रेडिट मतलब एक्सपेंस और इनकम, इंटरेस्ट भी डेबिट क्रेडिट मतलब एक्सपेंस और इनकम, ओपनिंग स्टॉक, रेट्स एंड टैक्सेस, ड्रॉइंग्स, डेटर एंड क्रेडिटर, लोन एंड कैपिटल। Closing stock as on 31st March 2018 stood at 32,000। ये एडजस्टमेंट हो गई, ट्रायल बैलेंस के नीचे है तो ये एडजस्टमेंट हो गई। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। अब बेटा पहला क्वेश्चन है, अच्छे से सुनिए कैसे सॉल्व करना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं ये लिखवा दूंगा कैसे सॉल्व करना है, आप सिर्फ फिलहाल सुनिए। एग्जाम में पेज नंबर 1, ऑल ऑफ यू, पेज नंबर 1 बेटा आराम से सुनो। पेज नंबर 1 किसका नाम है? हरी चांद। तो लिखने का इंसान का नाम, और उसके नीचे लिखने का ट्रेडिंग एंड पीएनएल। देखो ट्रेडिंग हम अलग भी बना सकते हैं, पीएनएल अलग भी, पर एक बेसिक डिस्क्लोजर है कि साथ में बनाते हैं। तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर ईयर एंडेड। क्यों लिखते हैं ईयर एंडेड, आपको लॉजिक समझाया था मैंने। March 31, 2018 अकाउंट है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है।
पेज नंबर 1, मैं बहुत स्लो जा रहा हूं, पेज नंबर 1 ऑफ योर एग्जाम आंसर शीट, जहां भी आप ये क्वेश्चन चालू करने वाले, ऐसा फॉर्मेट बन जाना चाहिए, बस फॉर्मेट, पेज नंबर 1। उसके बाद पेज नंबर 2 पे किसका फॉर्मेट बन जाना चाहिए? बैलेंस शीट का फॉर्मेट बन जाना चाहिए। सर से फॉर्मेट, हाँ सुनो जैसा बोलता हूं, फाइन। पहला पेज बेटा प्लीज फॉलो जैसा मैं बोल रहा हूं एग्जाम में, ठीक है? पेज नंबर 1 ट्रेडिंग एंड पीएनएल, ट्रेडिंग एंड पीएनएल का फॉर्मेट बन जाना चाहिए। पेज नंबर 2 पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट बन जाना चाहिए। और बेटा आपका आंसर ना पेज नंबर 3 से चालू होगा, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1। एडजस्टमेंट एंट्रीज, फाइन, इससे चालू। कौन सी एडजस्टमेंट? जो अभी हमने सीखी एग्जाम में, या तो खुद बना लो लॉजिक लगा के, या एग्जाम के लिए फास्ट करना हो तो याद करके चलेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं फास्ट करना है तो कर लेना याद, लॉजिक तो आपको आता है। एडजस्टमेंट एंट्री से आप चालू करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री सुन लो, मैं सब लिखवा दूंगा आपको। एडजस्टमेंट एंट्री शुड बी स्ट्रिक्टली ऑन डबल इफेक्ट्स, स्ट्रिक्टली ऑन, क्योंकि हम रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, डबल इफेक्ट्स पे होना चाहिए। अब यहां एक ही था क्लोजिंग स्टॉक, एंट्री हमें आती है, अभी सीखी भी थी। स्टॉक डेबिट, या आप क्लोजिंग स्टॉक वर्ड भी यूज कर सकते हो, टू ट्रेडिंग 32,000। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग 32,000 हो गया, स्ट्रिक्टली ऑन डबल इफेक्ट्स। व्हाट, ये सारी स्टेप मैं लिखवा दूंगा। पहला स्टेप फॉर्मेट, दूसरा स्टेप एडजस्टमेंट एंट्री स्ट्रिक्टली ऑन डबल, तीसरा स्टेप जितने भी ट्रायल बैलेंस के आइटम है उसको पहले रियल, पर्सनल या नॉमिनल में बांटो। रटो मत, काफी स्टूडेंट्स ने रटा हुआ है। कैश बोला ना सीधा वो एसेट बोलता, बैंक बोला एसेट, रटने का नहीं है। मेरे को रियल, पर्सनल, नॉमिनल चाहिए। मेरे हिसाब से फाइनल अकाउंट्स 5 शब्दों में सॉल्व हो सकता है। विश्व के कोई भी कंपनी का किसी का भी फाइनल अकाउंट्स 5 शब्दों में सॉल्व हो सकता है। कौन सा? रियल, पर्सनल, नॉमिनल, डेबिट, क्रेडिट। 6वें शब्द की जरूरत ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। 5 शब्द एंड फाइनल अकाउंट्स इज डन। इसलिए जैसा बोल रहा हूं वैसा करो गाइस। मार्क इट एज रियल, पर्सनल, नॉमिनल। सर एग्जाम में भी बिल्कुल क्वेश्चन पेपर पे मार्क करोगे आप। कैश, रियल, बैंक, पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सन, लैंड एंड बिल्डिंग, रियल, परचेस सेल को हम नॉमिनल मानते हैं, आपको पता है क्यों, नॉमिनल, इन्वेस्टमेंट, रियल, कंप्यूटर, रियल, रिटर्न मतलब परचेस रिटर्न, सेल रिटर्न, नॉमिनल, कमीशन, नॉमिनल, इंटरेस्ट, नॉमिनल। ध्यान से सुनिए, ओपनिंग स्टॉक नॉमिनल। क्यों? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक साल के शुरुआत में होता है, हम ऑलरेडी ईयर एंड पे पहुंच गए, तो ये अजम्पशन है कि ये बिक गया होगा, बिक गया होगा। एनीथिंग दैट गेट्स ओवर
इज नॉमिनल। और सर बच गया होगा तो नीचे क्लोजिंग स्टॉक में आया होगा, तो ओपनिंग स्टॉक विल ऑलवेज बी नॉमिनल। ओके, टैक्सेस नॉमिनल। ड्रॉइंग कैपिटल का कॉन्ट्रा परचेज, कैपिटल का कॉन्ट्रा पर्सनल। डेटर क्रेडिटर पर्सनल। लोन पर्सनल इंसान, कैपिटल पर्सनल। रियल पर्सनल नॉमिनल कंपलसरी मार्क करना, और एडजस्टमेंट एंट्री को भी रियल पर्सनल नॉमिनल मार्क कर लो। मेरे पास एक ही एडजस्टमेंट है। क्लोजिंग स्टॉक रियल। सर वाई? सर ओपनिंग स्टॉक नॉमिनल, हाँ क्योंकि खत्म हो गया। क्लोजिंग स्टॉक बच गया है रियल। ट्रेडिंग अकाउंट इज फाइनल अकाउंट्स, उसको रियल पर्सनल नॉमिनल नहीं बोल सकते, फाइनल अकाउंट्स। मतलब स्टेप नंबर मैं लिखवा दूंगा, सुन लो। स्टेप नंबर 1 ट्रेडिंग पीएनएल का फॉर्मेट। स्टेप नंबर 2 बैलेंस शीट का फॉर्मेट। स्टेप नंबर 3 एडजस्टमेंट एंट्रीज ऑन डबल इफेक्ट। स्टेप नंबर 4 ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट एंट्रीज को रियल पर्सनल नॉमिनल मार्क कर दो। हो गया। आपके पास इनपुट में दो चीजें हैं, ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट एंट्री। अब रियल पर्सनल नॉमिनल मार्क होगा। हाँ, दिमाग ही नहीं लगाना आप। लेट्स गो। कैश, पहला अकाउंट कौन सा है? कैश। क्या है? कैश। कहां जाता है? तो कैश जाएगा एसेट साइड। इज अ एब्सर्ड आंसर। विपुल वोरा का स्टूडेंट ये बकवास नहीं करता। पहला आइटम क्या है? कैश। क्या है? कैश। क्या? कैश। नो नो नो, नाम से मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पहला आइटम क्या है? रियल। मेरा स्टूडेंट बोलेगा पहला आइटम है रियल। रियल कहां जाता है? समझाया आपको। पिछले 2 दिन की क्लासेस सुनिए, नहीं तो वीडियो को साइड में रखो, पहले 2 दिन की क्लास सुनो वापस। रियल कहां जाता है? बैलेंस शीट। खत्म। बैलेंस शीट। कैश एसेट साइड 2000। सर एकदम नीचे काय को लिखा आपने? एक लिक्विडिटी कंसेप्ट होता है बैलेंस शीट का। लिक्विडिटी मतलब जो सबसे लिक्विड एसेट है उसको नीचे लिखो, और जो सबसे परमानेंट एसेट है, परमानेंट मतलब सालों साल चलेगा, उसको ऊपर लिखो। तो कैश सबसे लिक्विड है इसलिए नीचे लिखता है एसेट साइड। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट आइटम क्या है? बैंक। क्या? बैंक। क्या? पर्सनल। पर्सनल डेबिट। पर्सनल डेबिट। पर्सनल डेबिट जाता है एसेट साइड। बैंक 18,000। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? लैंड बिल्डिंग नहीं, रियल। रियल कहां जाता है? एसेट साइड। 4,60,000 सबसे परमानेंट एसेट है लैंड बिल्डिंग। रियल एसेट साइड। खत्म। नेक्स्ट, परचेज एंड सेल नॉमिनल। नॉमिनल और परचेज इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। एनी एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेज इंक्लूडिंग परचेज इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। सेल इज अ डायरेक्ट इनकम। कहां जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस जाता है ट्रेडिंग में, डायरेक्ट इनकम जाता है ट्रेडिंग में। 6 लाख। सर ये ट्रेडिंग एंड पीएनएल है, एक मिनट सुन लो, बीच में 2 डंडी मार लो। ये ऊपर वाले को ट्रेडिंग बोलेंगे इसको, और नीचे वाले को पीएनएल बोलेंगे। परचेसेस 6 लाख। सेल्स 834,200। नेक्स्ट क्या है? इन्वेस्टमेंट नहीं बोलना, रियल। रियल कहां जाता है? एसेट साइड। 1,25,000। फाइन। मतलब पूरा क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं, दारोमदार से 5 शब्दों पे हैं। वापस सुन लो। रियल ऑलवेज, रियल में डेबिट क्रेडिट होता ही नहीं। रियल इज ऑलवेज डेबिट एसेट साइड। पर्सनल डेबिट एसेट साइड। पर्सनल क्रेडिट लाइबिलिटी साइड। और नॉमिनल डेबिट और क्रेडिट कल चैट बताया था कि ट्रेडिंग पीएनएल कहां कहां जाता है। सिंपल। नेक्स्ट, कंप्यूटर रियल एसेट साइड।
23,000. नेक्स्ट, रिटर्न नॉमिनल, नॉमिनल कहां जाएगा? ट्रेडिंग पीएनएल। ये सेल रिटर्न परचेज रिटर्न है, आपको याद करवा दूं। सेल रिटर्न सेल में से माइनस होगा, परचेज रिटर्न परचेज में से। कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है। ये नॉमिनल डेबिट है, सेल रिटर्न है। परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। सेल क्रेडिट है तो सेल रिटर्न डेबिट होगा। तो सर ये तो नॉमिनल डेबिट है, हाँ, पर इट इज रिलेटेड टू सेल, तो सेल में से माइनस होगा। सेल रिटर्न इज उल्टा ऑफ सेल, सेल रिटर्न इज उल्टा ऑफ सेल 7,000 एंड परचेज रिटर्न इज उल्टा ऑफ परचेज। देखो ऐसा 7 लिख के ब्रैकेट करना, ब्रैकेट मींस नेगेटिव, और परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस होगा। सेल रिटर्न सेल का उल्टा है ना बेटा, सेल रिटर्न सेल में से माइनस, परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस। नेक्स्ट, थोड़ा ध्यान दीजिए, कमीशन प्लीज समझिए। कमीशन 2000 और 2950, एक एक्सपेंस एक इनकम है, इसको नेट करके 950 नहीं लिख सकते। एक्सपेंस एक्सपेंस साइड जाएगा, इनकम इनकम साइड। नॉमिनल डेबिट, नॉमिनल डेबिट पीएनएल डेबिट साइड जाता है, पीएनएल डेबिट साइड 2000। सुनो, कमीशन इज नथिंग टू डू विथ परचेज, ये नीचे जाएगा। क्यों नीचे जाएगा? आपको समझाया था, हर वो खर्चा जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो ट्रेडिंग में जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस पीएनएल में जाता है। व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंस? रिलेटेड टू परचेज और प्रोडक्शन। कमीशन का परचेज प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं, तो इनडायरेक्ट है तो नीचे आएगा डेबिट। और कमीशन इनकम इज अ इनडायरेक्ट इनकम, पीएनएल में जाती है। पिछले 2 दिन की क्लासेस सुनिए। नेक्स्ट, इंटरेस्ट 6000 और 850, सेम लॉजिक। इंटरेस्ट एक्सपेंस है, एक्सपेंस दिखता है डेबिट साइड 6000 और 850 ऑन द क्रेडिट साइड। यस, ओके बेटा, इसका फॉर्मेट भी मैं आपको लिखवा दूंगा, पर प्लीज कल का लेक्चर अच्छे से सुनिए। ये देखो, याद है क्या? मान के चलो ये ट्रेडिंग अकाउंट अलग बना रहे हैं आप, और ये पीएनएल अकाउंट अलग बना रहे हैं। कल क्या सिखाया था आपको? कल एक बहुत बड़ा चार्ट एक्सपेंडिचर का बनाया था, उसमें क्या लिखा था? यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, यहाँ डायरेक्ट इनकम आती है, यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, यहाँ इनडायरेक्ट इनकम आती है। कल लिखवाया तो था, कल इनकम का एक फ्लो चार्ट बनाया था और एक्सपेंस का एक फ्लो चार्ट बनाया था, उसमें यही तो सिखाया था। बस यहाँ वो है, ये डंडी के ऊपर का ट्रेडिंग है, डंडी के नीचे का पीएनएल है। डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ऊपर, डायरेक्ट इनकम है तो ऊपर, इनडायरेक्ट है तो नीचे। दैट्स इट, वही चल रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट इनकम? एक ही डायरेक्ट इनकम है, एक ही डायरेक्ट इनकम है, सेल। बाकी सब इनकम कौन सी है? इनडायरेक्ट इनकम। और डायरेक्ट एक्सपेंस एनीथिंग रिलेटेड टू परचेज और प्रोडक्शन इज डायरेक्ट, बाकी सब एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट। नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक नॉमिनल डेबिट, नॉमिनल डेबिट एंड स्टॉक इज रिलेटेड टू परचेज, तो ट्रेडिंग में आएगा, यहां आएगा। नेक्स्ट, रेट्स एंड टैक्सेस नॉमिनल डेबिट। मुझे एक बात बताओ, इसका परचेज से कोई लेना देना है? होता तो डायरेक्ट एक्सपेंस ऊपर आएगा, वरना नीचे। रेट्स एंड टैक्सेस, नेक्स्ट प्लीज ध्यान से सुनिए। ड्रॉइंग पर्सनल डेबिट है, पर वापस याद करवा दूं आपको, जैसे सेल रिटर्न सेल का कॉन्ट्रा है, परचेज रिटर्न परचेज का कॉन्ट्रा है, तो हमेशा मेन अकाउंट के साथ दिखेगा। पिछला चैप्टर डेप्रिसिएशन प्रोविजन एसेट का कॉन्ट्रा है, वैसे ड्रॉइंग कैपिटल का कॉन्ट्रा है, तो कैपिटल में से माइनस करके दिखेगा, क्योंकि वो कैपिटल का ही दूसरा नाम है। सेल रिटर्न सेल का दूसरा नाम है, परचेज रिटर्न परचेज का दूसरा नाम है, उसके साथ ही रहेगा, बट ऑपोजिट। ड्रॉइंग कैपिटल का उल्टा है, तो कैपिटल के साथ रहेगा। कैपिटल कहां जाता है? पर्सनल क्रेडिट, बैलेंस शीट। कैपिटल अभी तक आया नहीं है, तो कैपिटल इज पर्सनल क्रेडिट, पर्सनल क्रेडिट इज लायबिलिटी।
उसमें से माइनस होके दिखेगा। सर माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि ड्रॉइंग इज ऑपोजिट ऑफ कैपिटल। और नहीं समझे तो ड्रॉइंग पर्सनल डेबिट है। पर्सनल डेबिट मैंने क्या सिखाया? वैसे पर्सनल डेबिट कहां आता है? एसेट साइड आता है पर्सनल डेबिट, पर हमें दिखाना है कैपिटल के साथ। डिस्क्लोजर, चेंज द साइड आता है यहां पे बोर्ड पे देखो, पर्सनल डेबिट यहां आता है, पर हमें दिखाना है ऑपोजिट साइड। चेंज द साइड, चेंज द साइन। साइड चेंज करेंगे तो साइन चेंज करना। दूसरा तरीका समझने का क्या है? विपुल वीपीए में पैसे लाए तो कैपिटल, लेके जाए तो ड्रॉइंग। ड्रॉइंग इज उल्टा ऑफ कैपिटल, तो कैपिटल में से माइनस 15,000। माइनस मतलब ब्रैकेट डालते आपको याद है। नेक्स्ट, डेटर क्रेडिटर, पर्सनल डेबिट पर्सनल क्रेडिट। पर्सनल डेबिट एसेट साइड 1,60,000। क्रेडिटर पर्सनल क्रेडिट लायबिलिटी साइड 1,00,000। नेक्स्ट, लोन पर्सनल क्रेडिट लायबिलिटी साइड 25,000। कैपिटल पर्सनल क्रेडिट 5,00,000 लायबिलिटी साइड। फाइन, डन। किस बेसिस पे किया? रट के किया? नहीं, रियल पर्सनल नॉमिनल डेबिट क्रेडिट। अब ऐसे ही एडजस्टमेंट एंट्री, ट्रायल बैलेंस लिया, एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री में चलो वापस, क्लोजिंग स्टॉक रियल, एक एक पूरा नहीं पढ़ना, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेड। क्लोजिंग स्टॉक रियल, रियल जाता है बैलेंस शीट में, याद है, एसेट साइड। नेक्स्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, ये ऊपर वाला अकाउंट डंडी के ऊपर का ट्रेडिंग है, ये क्रेडिट 32,000। अधिक जानकारी के लिए क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक यहां नहीं आया, बेसिक्स। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, अधिक जानकारी के लिए कहीं तो भी कहां डेबिट क्लोजिंग स्टॉक। पोस्टिंग याद है, पोस्टिंग ये देखो, सपोज ये रेंट अकाउंट है, रेंट अकाउंट डेबिट होता है 2,000 से, तो आप डेबिट कर देते हो, यस। और यहाँ पर्टिकुलर में अधिक जानकारी के लिए क्या लिखते हो? कहीं तो भी क्या डेबिट? कैश, यस। कैश यहाँ आया है क्या? नहीं, ये अधिक जानकारी है। वैसे ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, ये ऊपर का अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट है डंडी के ऊपर का, ये क्रेडिट। और अधिक जानकारी के लिए बता रहे हैं कहीं तो भी क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, क्योंकि ये पर्टिकुलर कॉलम है। फाइन, हो गया। अब बैलेंस करेंगे। पहले डंडी के ऊपर, डंडी के ऊपर ट्रेडिंग है बेटा, मैं फिर बोल रहा हूं, बनाने को अलग अलग बना सकते हैं, ट्रेडिंग अलग पीएनएल अलग, पर इसी तरीके से डिस्क्लोज करते हैं। तो डंडी के ऊपर पहले इसको बैलेंस करेंगे, ये ट्रेडिंग अकाउंट, जैसे एक नॉर्मल अकाउंट बैलेंस करते हैं वैसे ही करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट 834,200 माइनस 7,000 प्लस 32,000, आंसर आया 221,200। क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, अकाउंट बंद कर रहा है। क्रेडिट साइड क्लोजेस ऑन डेबिट साइड, क्रेडिट बैलेंस क्लोजेस ऑन डेबिट साइड 221,200। बेटा बैलेंस आया है, बैलेंस आया, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस क्लोज हो रहा है, लिखेंगे डेबिट साइड। इसे कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के बैलेंसिंग फिगर को कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ये हो गया, डंडी बंद हो गई, ऊपर का अकाउंट बंद। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट नीचे शिफ्ट होता है पीएनएल में। पीएनएल खुल रहा है अकाउंट होते वक्त, ओपन होते वक्त सेम साइड, तो क्रेडिट इज रिटन ऑन क्रेडिट साइड। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट 221,200। मतलब एक मिनट समझ लो बेटा अच्छे से, स्पेशली जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, ये कौन सा अकाउंट है? ट्रेडिंग अकाउंट, वो बंद किया।
बंद किया, अब उसका मैटर खत्म हो गया। जैसे डिप्रिसिएशन में मशीन अकाउंट डंडी के ऊपर अलग, डंडी के नीचे अलग, ये डंडी के ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट आया, क्रेडिट साइड ज्यादा था, क्रेडिट बैलेंस रिटर्न ऑन डेबिट साइड, खत्म हो गई बात। अब वो ग्रॉस प्रॉफिट जो बैलेंस है उसे कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। उसको नीचे शिफ्ट करते हैं। अब ये डंडी के नीचे पीएनएल, अब सिर्फ डंडी के नीचे आप देखेंगे, दैट इज पीएनएल। अब इसको बैलेंस करो, 221,200 प्लस 2,950 प्लस 850, ये आता है 2,10,000। देखो इसलिए डंडी के ऊपर दिखाई नहीं रहा है, डंडी के नीचे पीएनएल, ये आता है 2,10,000। अगेन क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस बंद होते वक्त डेबिट साइड लिखेंगे 2,00,000, इसे कहते हैं नेट प्रॉफिट। ये मैं सब लिखवा दूंगा आपको, आपको सिर्फ एक रिहर्सल क्वेश्चन करवा रहा हूं, टेंशन मत लो। नहीं भी जम रहा तो ओके, अगले क्वेश्चन से सब जमेगा। जब आपको एक बताया कि क्वेश्चन, ये सैंपल पीस है अपना, तो ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग को बैलेंस किया तो बोलते हैं जीपी ग्रॉस प्रॉफिट, नीचे पीएनएल, उसको बैलेंस किया तो नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर, तो ये जो नेट प्रॉफिट है ओनर, ओनर मतलब कैपिटल, कैपिटल में प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, ऐड, लॉस होता तो माइनस हो जाता, प्रॉफिट की वजह से ओनर का हिस्सा बढ़ जाता है। यस, हो गया। अब बैलेंस शीट को बैलेंस करेंगे, ये टैली हो जाना चाहिए। 5,00,000 प्लस 2,10 माइनस 15,000, ये आ रहा है आपका 8,20,000। ये टैली होना चाहिए दोनों साइड। $4,60,000 प्लस 23,000 प्लस 1,25,000 प्लस 1,60,000, फाइन। बेटा सुनो, जीपी क्या होता है, एनपी क्या होता है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, मैं सब लिखवा रहा हूं आपको। ये सिर्फ एक पहला छोटा सा क्वेश्चन था, एक फील आने के लिए कि कैसे सॉल्व करते हैं। जरूरी नहीं कि सबको सब कुछ समझ गया हो, जस्ट रिलैक्स। हम पूरी स्टेप्स लिखेंगे अच्छे से, अभी लिखेंगे। जीपी क्या होता है, एनपी क्या होता है, क्यों होता है, मैं सब लिखवाऊंगा आपको, राइट। पहले इसको लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आप वीडियो पॉज करके लिखिए, मैं थोड़ा फास्ट स्क्रॉल डाउन करूंगा, आप आराम से पॉज करके लिखिए इसको। आगे ले रहा हूं, दो डंडी मारी मतलब ट्रेडिंग खत्म। नेक्स्ट, प्लीज पॉज करके लिख लीजिए ऑल ऑफ यू। मैं आगे ले रहा हूं, प्लीज पॉज करके लिख लीजिए। दो तीन लाइन छोड़ के, एग्जाम में तो नेक्स्ट पेज पे रहेगा। पॉज कर दीजिए, लिखिए, मैं आगे ले रहा हूं। प्लीज पॉज इट एंड राइट डाउन। फुल बैलेंस शीट, राइट। प्लीज पॉज इट एंड राइट डाउन।
चलो नेक्स्ट, एक दो लाइन छोड़ के। फाइन, डन ना। फ्रेश पेज पे आओ, कंपलसरी फ्रेश पेज पे आओ। गिव द हेडिंग, फ्रेश पेज पे आके। स्टेप्स टू सॉल्व द क्वेश्चन, स्टेप्स टू सॉल्व द क्वेश्चन। चले, फ्रेश पेज पे हेडिंग दीजिए। स्टार्ट राइटिंग। स्टेप नंबर 1, ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में दिए, ये देखो, ये देखो ट्रायल बैलेंस दिए। पहले चेक कर लो कि ट्रायल बैलेंस डेबिट और क्रेडिट अलग अलग करके दिया है या नहीं दिया है। दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो सबसे पहले आप डेबिट और क्रेडिट में अलग अलग करोगे। तो ट्रायल बैलेंस तो डेबिट क्रेडिट अलग ही देगा ना, बिल्कुल जरूरी नहीं एक लाइन से सब आइटम दे देगा आपको। यस, वो पहला स्टेप है आपको। If the trial balance is not divided into debit and credit, comma, then first segregate it into debit and credit and tally it. I am requesting again and again, please pause the video and write down. पहले ये कर लो, अगर नहीं है तो दिया है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट, draw the format of trading and P&L account on first page, and the format of बैलेंस शीट ऑन सेकेंड पेज। जो आपको बताया था, पहले पेज पे ट्रेडिंग पीएनएल का फॉर्मेट बना दो और बैलेंस शीट का फॉर्मेट सेकेंड पेज पे बना दो। Start your answer with page 3 working note 1. पॉज करके लिख लो, मैं आगे ले रहा हूं।
कंपल्सरीली डबल इफेक्ट। पूरी एडजस्टमेंट एंट्री जो हमने आज लॉजिक देखा सब डबल इफेक्ट्स पे थी। फाइन। नेक्स्ट, please pause the video and write down, all of you. Next, mark all the accounts. अब आपके पास क्या क्या अवेलेबल है बेटा? आपके पास ट्रायल बैलेंस अवेलेबल है और एडजस्टमेंट एंट्री अवेलेबल। मार्क ऑल द अकाउंट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड adjustment entries as personal, real or nominal. Fine? Yes? Next. Now post the items of trial balance one by one. Important note. बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रायल बैलेंस की जो भी आइटम है वो एक ही जगह पोस्टिंग होंगी। सर ये क्या बात हुई? ये उन रटे हुए स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने पूरी शिद्दत से रटा हुआ है, ये उनके लिए। ट्रायल बैलेंस में कोई भी आइटम हो, कोई भी आइटम हो मतलब कोई भी आइटम हो, अगर वो ट्रायल बैलेंस की आइटम है एक ही जगह जा सकता है। एक ही जगह। कहां? रियल पर्सनल है तो बैलेंस शीट, नॉमिनल है तो ट्रेडिंग या पीएनएल पर जाएगा एक ही जगह, दो जगह नहीं जा सकता। सर इसका कोई लॉजिक है? ऑब्वियसली। ट्रायल बैलेंस कहां से बना? लेजर। लेजर कहां से बना? जर्नल। ऑलरेडी दो इफेक्ट हो चुके हैं और दो इफेक्ट देने की जरूरत नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आई सेड पॉसिबल ही नहीं है। सर एकाध एक्सेप्शन, पॉसिबल ही नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं। आर यू गेटिंग? ट्रायल बैलेंस ये बसा लो, अपने डीएनए में बसा लो। ट्रायल बैलेंस है, उसकी आइटम का एक ही इफेक्ट जा सकता है, दूसरा इफेक्ट जा ही नहीं सकता क्योंकि एक ही इफेक्ट होता है। राइट? ट्रायल बैलेंस निपटाने के बाद नाउ पोस्ट द एडजस्टमेंट एंट्रीज। फाइन? द पोस्टिंग ऑफ स्टेप 5 स्टेप 6। स्टेप 5 में ट्रायल बैलेंस, स्टेप 6 में एडजस्टमेंट एंट्रीज। कैसे जाएगी? इज डन एज फॉलोस। एक बार तो आपको पिछली दो क्लास में बता चुका हूं, अभी फिर लिख लेंगे अपन। 6 और 7 ये देखो, इतना लिखो। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बार बार वीडियो पॉज कर करके लिखो। हम स्क्रॉल डाउन फास्ट कर रहे हैं। कैसे करेंगे ये देखो अभी, वंस फॉर ऑल। ये समझ लो, मेरा ट्रेडिंग एंड पीएनएल है। ऊपर वाला ट्रेडिंग, नीचे वाला पीएनएल। ऊपर क्या आता है? डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम। नीचे आता है पीएनएल, इनडायरेक्ट एक्सपेंस,
इनडायरेक्ट इनकम। सर ये भी नॉमिनल डेबिट है, पर नॉमिनल डेबिट में डायरेक्ट एक्सपेंस। ये भी नॉमिनल डेबिट है। नॉमिनल डेबिट और नॉमिनल क्रेडिट ही है, पर ऊपर कौन सा और नीचे कौन सा, इसके लिए पूरा चार्ट बनाया था। पर ये और एक बार लिख लो, और इसके बाद टाइम दूंगा लिखने के लिए, 1 मिनट। इसके बाद है हमारी बैलेंस शीट। इसमें याद है ना, ऑल रियल प्लस पर्सनल डेबिट, ऐसे पोस्टिंग होगी, जो अभी हमने इस क्वेश्चन में भी की थी। चलो राइट डाउन। प्लीज पॉज करके लिखिए। आगे ले रहा हूं। ठीक है, ये पोस्टिंग हो गई आपकी। नेक्स्ट, स्टेप 8, नाउ बैलेंस द trading account, and the balancing figure is known as gross profit or gross loss. It is transferred to P&L अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट को बंद किया, बैलेंसिंग फिगर को बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, और कहां जाता है, P&L। पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। नेक्स्ट, now balance the P&L account and the balancing figure is known as net profit or net loss, and it is transferred to capital in balance sheet। फाइन, हो गया, स्टेप्स हो। नाउ एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट हेडिंग, some important points, some important points।
फर्स्ट वन। सेल लिखते जाओ इसको, ये जो अभी सेल रिटर्न सेल का उल्टा है, तो सेल में से माइनस होगा। ये तीन तो एकदम कॉमन है। सेल रिटर्न सेल का ही पार्ट है, सेल का रिवर्स, तो सेल में से माइनस। परचेज रिटर्न परचेज का पार्ट है, तो परचेज में से माइनस। और ड्रॉइंग कैपिटल का दूसरा पार्ट है उल्टा, तो ड्रॉइंग कैपिटल में से माइनस। फाइन। नाउ नेक्स्ट। अच्छा ये दो टाइप के प्रॉफिट क्यों आते सर? दो टाइप के प्रॉफिट निकाल रहे हैं आप, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट। अरे सर दो क्यों निकाल रहे हैं? आज तक जितने लोगों ने फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन किए हैं, अगर आपने दो टाइप के प्रॉफिट निकाले, क्या आपने अपने टीचर से कभी पूछा है दो प्रॉफिट क्यों आते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, दो टाइप के प्रॉफिट कैसे आते हैं? मतलब क्या है इसका? कोई तो लॉजिक होगा। नहीं सर ट्रेडिंग अकाउंट में जीपी आता। अरे हाँ तो क्यों क्यों, वाई फैक्टर, वाई? लेट मी टेल यू। वी कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट बराबर टू डिसाइड whether to continue the business or not। जीपी हम इसलिए निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट इसलिए निकालते हैं ताकि हम डिसाइड कर सके कि जो बिजनेस हम कर रहे हैं वो बिजनेस अच्छा है कि नहीं, और हमें अगले साल कंटिन्यू करना है कि नहीं। मतलब अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया, ग्रॉस प्रॉफिट आया मतलब बिजनेस अच्छा है, आपको बिजनेस करना चाहिए। ग्रॉस लॉस आ गया मतलब बिजनेस ही खराब है, तुरंत बंद कर दो। यस यस। तो ये डिसाइड करने के लिए कि धंधा अच्छा है या नहीं है, हम जीपी निकालते एंड वी कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट तो हर बिजनेस में निकालना ही, ताकि समझ सके कि साल भर में हमने कितना कमाया। टू फाइंड आउट द फाइनल अर्निंग्स ऑफ द पीरियड। मतलब नेट प्रॉफिट तो निकालना ही है, वो साल में एक बार तो परफॉर्मेंस निकालना ही है, स्कूल में एकेडमिक परफॉर्मेंस या फाइनेंशियल पर। नेट प्रॉफिट तो निकालना है। नेट प्रॉफिट मतलब साल भर में नेट हमने कितना कमाया या कितना गवाया, ये तो निकालना ही है। जीपी क्यों निकालते हैं? ताकि हम ये डिसाइड कर सके कि बिजनेस अच्छा है कि नहीं। सर आपके बोलने का मतलब है अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया, ग्रॉस प्रॉफिट आया ऊपर ट्रेडिंग में और नीचे नेट लॉस आया, तो बिल्कुल आपको धंधा कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि आप में कुछ गलतियां हो रही है जो आप ठीक कर सकते हो। पर अगर ग्रॉस लॉस आ गया तो सवाल ही नहीं कि आपको धंधा करना चाहिए, क्योंकि धंधा ही अच्छा नहीं है, फीजेबल नहीं है। ये लॉजिक है कि आप जीपी क्यों निकालते हो और एनपी क्यों निकालते हैं। एनपी क्यों निकालने का लॉजिक ही नहीं है। एनपी तो निकालना ही है कि साल भर में हमने कितना कमाया कितना गवाया पता तो चले। तो नेट प्रॉफिट तो हर इंसान निकालता है। नेट प्रॉफिट जब मैं बोलता हूं तो इट इंक्लूड्स नेट लॉस। पर ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करके हम जीपी क्यों निकालते हैं? ताकि हम समझ सके कि धंधा अच्छा है या नहीं है। कुछ कुछ बिजनेस फीजेबल ही नहीं रहते, फीजेबल ही नहीं रहते। आप कैसे करोगे? पॉसिबल ही नहीं, राइट।
फॉर एग्जाम्पल एंटार्क्टिका में जाके आप कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस करोगे तो फीजेबल है क्या? नहीं। वो जीपी या जीएल से, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से समझता है कि बिजनेस फीजेबल है या नहीं, इसलिए हम 2 प्रॉफिट निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। देखो बेटा, शांति से सुनो ना, तो लॉजिक बहुत अमेजिंग रहते हैं, रटो मत लाइफ में। क्लियर? यस। तो जितना आज कवर करना था मैंने सब कवर करवा दिया आपको, बस एक चीज रह गई, एबनॉर्मल लॉस की एंट्री। याद है एडजस्टमेंट एंट्रीज में 2 चीजें थी, अगर आपको याद हो तो। ये देखो, ये सारी हमने कवर कर ली थी, ये बच गई थी हमारी, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, मतलब एबनॉर्मल लॉस। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखा दूंगा। वैसे जो इसके बाद हमारा चैप्टर इन्वेंटरी फिर है कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट में भी ये डिटेल में होने वाला है एबनॉर्मल लॉस, तो रिलैक्स। और प्रोविजन हमारी 3 एंट्री बाकी है, वो तो मैंने आपको कहा है कि इसके लिए प्रॉपर मैं एक अलग क्लास लूंगा प्रूडेंस प्रिंसिपल समझाने के लिए। तो आज पूरी एडजस्टमेंट के लॉजिक्स होगा एज गुड एज पूरे, एक्सेप्ट ये एक अलग क्लास में होगा। एबनॉर्मल लॉस आई कवर राइट नाउ, आई ऑल्सो कवर इन कंसाइनमेंट। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है करके भी बता दिए, उसकी स्टेप्स भी लिखवा दी, उसके लॉजिक भी समझा दिए, और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखवा दिए। प्लीज इसको पढ़िए, नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चंस के साथ कंटिन्यू करेंगे एंड आई एम श्योर यू विल बी मोर कंफर्टेबल। प्लीज 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 मेरी अगली क्लास चालू करने से पहले मेरा लेक्चर नंबर 1, 2 और आज का लेक्चर नंबर 3 एक और बार अच्छे से सुनिएगा, इफ यू वांट टू हैव अ फुल कंट्रोल ओवर दिस चैप्टर। यस, हैव अ नाइस टाइम, we'll continue in the next lecture. Thank you.